चलिए बेटा आ जाएँ। अच्छा देखिए, आज जो बेटा हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास वो कौन सा है बेटा? राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ा था। और मैंने कहा था कि जो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो यूजुअली सोल ट्रेडर से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि अगर एक सिंगल एंटिटी का बिज़नेस होगा, एक सोल ट्रेडर बिज़नेस होगा, तो हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप बिज़नेस क्या होता है भाई। पार्टनरशिप बिज़नेस इज़ वेयर अ बिज़नेस where there are minimum 2 or maximum 20 people investing and running the business। तो बेटा एक पार्टनरशिप बिज़नेस हमारे पास वो होता है कि जहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास 20 लोग पार्टनर बन के बिज़नेस को चला सकते हैं और मिनिमम हमारे पास कम से कम जो है वहाँ पर 2 लोग होंगे, ठीक है, जो बिज़नेस को चला रहे होंगे। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सवाल कर रहे हैं, तो हमारे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक काम करें कि हम पार्टनरशिप बिज़नेस के एडवांटेजेस और सम डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लें। तो बेटा अगर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो बेटा वो क्या होंगे? एक तो हमारे पास एडवांटेज क्या होगा बेटा? मोर कैपिटल ज़्यादा होगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे होंगे। दूसरा हमारे पास क्या है कि बेटा मोर आइडियाज़ ज़्यादा होंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो शेयर ऑफ लॉस, बेटा जो भी लॉस होगा हमारे पास वो पार्टनर के बीच शेयर हो जाएगा, तो एक हमारे पास ये बेनिफिट है। शेयर ऑफ लॉस के अलावा हमारे पास बेटा इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बी शेयर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? शेयर हो जाएंगी भाई आपस में। कैपिटल ज़्यादा होगा, आइडियाज़ ज़्यादा होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर हो जाएंगी बेटा। तो ये हमारे पास कुछ सर्टन बेनिफिट है ऑफ डूइंग द पार्टनरशिप बिज़नेस। अगर हम बेटा पार्टनरशिप बिज़नेस के ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बेटा एक तो हमारे पास ये होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ का मतलब है कि बेटा किसी भी बात के ऊपर कोई इशू, कोई फड्डा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है भाई। इसके अलावा बेटा हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ के अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा जो प्रॉफिट होगा वो इन लोगों को आपस में क्या करना पड़ेगा बेटा? शेयर करना पड़ेगा, तो एक ये मसला हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो पार्टनरशिप बिज़नेस होता है बेटा याद रखिएगा इनकी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि हमारे पास इनकी लाइबिलिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देयर पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो एट रिस्क। इसके अलावा बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बाद नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, और इनकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी हमारे पास नहीं होती। तो आसान लफ्ज़ों में दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप बिज़नेस, कि एक पार्टनरशिप बिज़नेस के बेटा ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं और ये हमारे पास बेटा क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं। अब जब हम एक पार्टनरशिप बिज़नेस की बात करते हैं तो एक पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जब इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब इतने सारे लोग पैसा लगा रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है कि बेटा अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स to run the business to avoid
एनी कॉन्फ्लिक्ट। बेटा क्या है हमारे पास जो पार्टनर्स हैं बेसिकली वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एक एग्रीमेंट बना रहे हैं आपस में, ताकि उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग बिज़नेस को चला सकें और जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, कोई फड्डा अराइज ना हो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड ही हमारे पास अगर हम देखेंगे बेटा तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब ये है कि भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर यूजुअली क्या क्या बातें लिखी हुई होती हैं। तो बेटा याद रखें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं बेटा वो हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कि भाई जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस परसेंटेज में या फिर किस रेशियो में बेटा क्या होगा, शेयर होगा। दूसरा इसके अलावा बेटा हम लोगों के पास लिखा होता है नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स हैं बेटा उनके इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग क्या दे रहे होते हैं, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कितना कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा बेटा वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हम लोग क्यों पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए पे करते हैं टू इनकरेज पार्टनर्स टू इन्वेस्ट मोर, ताकि पार्टनर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के चक्कर में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमारे पास इसी तरीके से होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हम लोग क्यों चार्ज करते हैं, ताकि क्या कर सकें, टू डिस्करेज पार्टनर्स टू विड्रॉ, ताकि बेटा जो पार्टनर है वो बिज़नेस से कम बेटा पैसा क्या कर सके, विड्रॉ करे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं उसकी ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पैसा निकालेगा फिर उसको ये होगा कि मुझे उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नंबर 4 पार्टनर सैलरी। बेटा हमारे पास याद रखिएगा कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग पार्टनर होते हैं और कुछ जो है वो साइलेंट पार्टनर होते हैं जिन्होंने बिज़नेस में सिर्फ इन्वेस्ट किया होता है। तो जो वर्किंग पार्टनर हु इज़ मैनेजिंग द बिजनेस ही विल रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट इंस्टेड एज ही इज़ वर्किंग इन द बिजनेस सो ही विल ऑल्सो रिसीव द सैलरी एज वेल। इसके अलावा बेटा नंबर 5 पे हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ पार्टनर सैलरी हो गई बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर बेटा किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया हुआ है, देखिए 2 तरीके होते हैं। अगर पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो वो कैपिटल होगा, वो नॉन रिफंडेबल है अगर बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। लेकिन अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो वो पैसे बिजनेस को वापस करने, अगर इन केस बिजनेस को लॉस भी हो जाए तो अगर लोन दे रहा है पार्टनर तो उस पर कितना इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे हमारे पास, वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये आ गए बेटा बच्चा हमारे पास कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स। तो ये 5 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे सिलेबस में होते हैं बेटा। अब हम लोग आ जाते हैं, अच्छा ये देखें यहाँ पर जो मैं छोटी सी बात करूँगा ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एज से रिलेटेड है। तो जो ओ लेवल्स वाले ये वीडियो देख रहे हो ना, वो इस पार्ट को स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, क्योंकि एएस और ओ लेवल्स की पूरी पार्टनरशिप सेम ही है, सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ का फ़र्क है। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट is not present
अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं, प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ, सो वी विल फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1890। फिर बेटा हम लोग पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट फॉलो करेंगे बेटा? हम पार्टनरशिप का एक्ट फॉलो करेंगे बेटा, कौन सा वाला? 1890 वाला। याद रखिएगा, जो ये बात पढ़ा रहा हूँ दिस इज़ फॉर ओनली एएस, ओ लेवल्स वाले इसको अपने, या आईजीसीएसई वाले इसको कंसिडर नहीं करेगा भाई। अब हमारे पास जो पार्टनरशिप एक्ट 1890 है वो क्या कहता है? ये कहता है कि बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉस जो होगा बेटा हमारे पास वो शेयर हो जाएगा इक्वली। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। नो पार्टनर सैलरी, भले वर्किंग पार्टनर हो से और कोई भी पार्टनर हो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी 5%। और जो हमारे पास पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, अगर उसने बिज़नेस को लोन दिया हुआ है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, एएस और ओ लेवल्स में सारी बातें सेम है सिवाय इस बात को छोड़ के। तो जो ओ लेवल्स वाले हमारे पास हैं वो क्या करेंगे बेटा? वो इस बात को स्किप कर देंगे। सही है। अब आ जाते हैं हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। चल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिए, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप का यूजुअली हमारे पास सवाल आते हैं बेटा, यूजुअली हमें इसमें क्या बनाना होता है? एक तो हमें बनानी होती है इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 बेटा हमें बनाना होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 3 बेटा हम लोगों को बनाना होता है करंट अकाउंट। नंबर 4 हम लोगों को बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो याद रखिएगा कि जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आती है तो यूजुअली ये 4 चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों को बनाना पड़ जाती हैं। इनकम स्टेटमेंट जो बेटा हमारे पास होती है वो बनेगी सेम एज इन सोल ट्रेडर। जैसे हम पिछले वाले चैप्टर में सोल ट्रेडर में बना के आए थे, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली उसी तरह से बनेगी। वही सब कुछ करेंगे, सेल लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास जो है वो आपके पास एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई। अब हम लोग आ जाते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट तो वैसी ही बनेगी, तो मुझे आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी हो गया है। हम आ जाते हैं, अगला काम करते हैं कि बेटा क्या बनाएंगे हम लोग? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए अब देखते हैं कि बेटा हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास बेटा 2 कॉलम चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो वाला प्रॉफिट जो आपने इनकम स्टेटमेंट में निकाला है बेटा,
वो प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख देंगे। और याद रखिएगा अगर आपको लॉस होगा तो लॉस फॉर द ईयर लिख देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, या तो प्रॉफिट लिखेंगे या आपको लॉस हो रहा होगा तो लॉस फॉर द ईयर लिख देंगे। तो दोनों में से हमें इनकम स्टेटमेंट में कोई एक चीज़ हो रही होगी वो लिख देंगे। फिर हम हेडिंग डालेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स AB। यहाँ पर आप हर पार्टनर की ड्राइंग्स की वैल्यू लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी, ऐड करके यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी हमारे पास पार्टनर्स हैं उनका नाम लिखेंगे A और B, आगे बेटा उनकी कैपिटल की अमाउंट लिखेंगे और क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया हुआ होगा। दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिखकर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि इसका मतलब है हमें ऊपर से क्या करना है, माइनस करना है। फिर लिखेंगे लेस पार्टनर्स सैलरी। जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसका नाम लिखेंगे, दोनों को बेटा ऐड करके यहाँ से ऊपर से माइनस कर देंगे। अब जब हम ये सारे काम कर लेंगे तो बेटा एट दी एंड हमारे पास या तो बेटा पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा या फिर हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो वो हमारे पास हो जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट, या फिर अगर नेगेटिव आ रहा होगा बेटा तो वो हमारे पास हो जाएगा रेजिडुअल का लॉस। तो अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो प्रॉफिट और अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा, लॉस हो जाएगा। दिस वे वी विल प्रिपेयर आवर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से हम लोग अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा क्या करते हैं, बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद अगला हमारे पास बेटा क्या होता है, वी हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो करंट अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास यह आपने कॉलम बनाया, याद रखिएगा जितने पार्टनर्स हमारे पास होंगे उतने कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। तो लेट सपोज मेरे पास दो पार्टनर हैं, ये पार्टनर ए की डेबिट साइड हो गई, ये पार्टनर ए की क्रेडिट साइड हो गई बेटा। ये पार्टनर बी की डेबिट साइड हो गई, ये पार्टनर बी की हमारे पास क्रेडिट साइड हो गई है, ठीक है। अब याद रखेंगे जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो हमारे पास डेबिट पे भी दिया हुआ हो सकता है और क्रेडिट पे भी दिया हुआ हो सकता है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ए का आ रहा है क्रेडिट पर और बी का हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, डेबिट पर दिया हुआ है। अब वो सारी चीज़ें जो हम पार्टनर्स को पे करते हैं वो हम क्रेडिट पे लिख देंगे। क्या क्या पार्टनर्स को बेटा हम देते हैं, तो हम पार्टनर्स को देते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर को बेटा क्या पे करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम पार्टनर को बेटा क्या देते हैं बेटा, पार्टनर्स सैलरी। और हम पार्टनर को पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके अलावा बच्चा हम लोगों को जो जो चीज़ें पार्टनर से रिसीव करनी है, जो जो चीज़ें हमें पार्टनर से मिलनी है, रिसीव होनी है, उन सब चीज़ों को बेटा हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे। जैसे कि बेटा क्या क्या पार्टनर से रिसीव करना है बेटा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अलावा हमारे पास एक तो बेटा ड्राइंग्स आ जाएंगी, इसके अलावा हमारे पास बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएंगी, ठीक है। और शेयर ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा तो बेटा उसका शेयर भी हम लोग डेबिट पे लिख देंगे। यहाँ पर एट दी एंड बेटा क्या करेंगे, हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, जिसकी जो साइड हायर होगी बेटा उससे बैलेंस कर देंगे। तो आपके पास बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा। क्या पता बैलेंस कैरीड डाउन ए का हमारे पास आ रहा हो इधर डेबिट पर, और बी का आ रहा हो बेटा हमारे पास क्रेडिट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख लेंगे। बी का इधर क्रेडिट पर आ रहा था तो बी का आ जाएगा इधर डेबिट पर, और जो ए है हमारे पास उसका हमारे पास आ जाएगा बेटा क्रेडिट साइड पर। सो बेटा इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपना करंट अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप बेटा क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो याद रखेंगे कि पार्टनरशिप का जो करंट अकाउंट हमारे पास होता है वो हमेशा इस तरह से बनेगा। वो सारी चीज़ें जो हम पार्टनरशिप को पे कर रहे हैं बेटा उसको हम लोग लिख देंगे कौन सी साइड पर बेटा, उसको हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। और वो सारी चीज़ें जो हम पार्टनर से लेनी है बिज़नेस को वो हम मेंशन कर देंगे डेबिट साइड के ऊपर, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि बेटा अगर इफ़ करंट अकाउंट हैव अ if current account have a डेबिट बैलेंस, अगर आपका करंट अकाउंट का जो ये आखिरी का ब्रॉट डाउन आ रहा है बेटा ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। अगर करंट अकाउंट का बेटा डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि बेटा बिजनेस हैव टू receive that amount from the partner because partner has overdrawn। बेटा हमारे पास पार्टनर ने बिजनेस से ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं, ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये पैसे बिजनेस को पार्टनरशिप से क्या करने बेटा, रिसीव करने। और इफ़ पार्टनरशिप हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इफ़ करंट अकाउंट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, अगर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा कहाँ पर दिया हुआ है, अगर बेटा आपका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा बिजनेस हैव टू पे दैट अमाउंट टू द पार्टनर। बिजनेस को बेटा वो पैसे किसको पे करने हैं, पार्टनर को पे करने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, जिसके अंदर हम लोगों को बनाना होता है क्या, जिसके अंदर बेटा हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल
पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बेटा वही 3 कॉलम होंगे। यहाँ हेडिंग होगी नॉन करंट एसेट्स। यहाँ आप एसेट की कॉस्ट लिखोगे, यहाँ उसकी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और यहाँ पर उसकी नेट बुक वैल्यू। तो नॉन करंट एसेट की हेडिंग आ गई। नॉन करंट एसेट में हमारे पास क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर हमारे पास इक्विपमेंट। तो कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, उसकी प्रोविज़न को बेटा जैसे हम माइनस करते थे वैसे करेंगे। सो एट द एंड वी विल गेट द नेट बुक वैल्यू। अगली हेडिंग डालेंगे बेटा हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट में यूजुअली हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है, रिसीवेबल्स आ जाते हैं बेटा करंट इन्वेंट्री में हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाता है, अदर रिसीवेबल्स आ जाते हैं बेटा हमारे पास जो कि क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। इसके अलावा हमारे पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा बेटा और हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। इन सब को बेटा हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में मेंशन कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो बेटा हमारे पास एट द एंड क्या आ जाएगा बेटा, टोटल एसेट्स। तो यहाँ तक की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन याद रखिएगा, सेम टू सेम वैसे ही है जैसी हम लोग पहले बनाते थे। कब बनाते थे बेटा, सोल ट्रेडर में हम लोग प्रिपेयर करते थे। इसकी आगे की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, चेंज सारा इसके अंदर है। इसकी आगे की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारे पास पार्ट आता है बेटा किसका, इक्विटी का। इक्विटी के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, कैपिटल आ जाएगा। तो हम पार्टनर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, दोनों के कैपिटल को फर्स्ट कॉलम में मेंशन करके सेकंड कॉलम में लिख देंगे। फिर एक हेडिंग डालेंगे बेटा हमारे पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का हमारे पास जो बैलेंस आप लोगों ने निकाला है बेटा वो लिख देंगे। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ए का बैलेंस हमारे पास बेटा करंट अकाउंट में बेटा अज्यूम कर लेते हैं कहाँ आ रहा था बेटा, क्रेडिट पर। तो बेटा जिसका बैलेंस, लास्ट वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस क्रेडिट पर आ रहा होगा उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। जिसका डेबिट पर आ रहा होगा बेटा उसको हम लोग लिखेंगे नेगेटिव में। तो बेटा जिसका बैलेंस क्रेडिट पर आ रहा है, जिसका बैलेंस बेटा हमारे पास क्रेडिट पर आ रहा है, तो बेटा याद रखेंगे उसको हम लोग कहाँ पर लिख देंगे बेटा, उसको हम लोग लिख देंगे डेबिट पर, सॉरी उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। और बेटा जिसका बैलेंस हमारे पास जो है वो डेबिट पर आ रहा है उसका बैलेंस बेटा हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में लिख देंगे। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक छोटी सी बात हो गई। एक सेकंड रुकिए। तो बेटा जिसका बैलेंस हमारे पास हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ आ रहा होगा बेटा, क्रेडिट पर आ रहा होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। और जिसका डेबिट पर आ रहा होगा बेटा उसको हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। जो भी नेट आएगा, नेट जो इन दोनों का आएगा, ए और बी के करंट अकाउंट का बैलेंस का, अगर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, नेगेटिव आएगा तो ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। फिर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। लोन, लोन की वैल्यू यहाँ लिख देंगे।
फिर लिखेंगे हमारे पास करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास आ गया बेटा ट्रेड पेबल, और आप ये कह लें बेटा हमारे पास अदर पेबल, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ लिखा, और ये सारी ऊपर वाली चीज़ें एडजस्ट करके बेटा हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो याद रखेंगे कि हमारे पास जो है वो ये वाली जो हमारे टोटल एसेट है वो इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी होना चाहिए। तो वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक तो हमारे पास बेटा इस तरह से बनती है। ये कब की रिक्वायरमेंट है? ये उस वक्त की रिक्वायरमेंट है जब आपसे एग्जामिनर बोलेगा इनकम स्टेटमेंट बनाएं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, करंट अकाउंट बनाएं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिपेयर करें। अगर एग्जामिनर आपसे ये बोलता है कि बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाएं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और इसके बाद हमारे पास डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाइए, या आपसे ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही करंट अकाउंट बनाएं, करंट अकाउंट को अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फिर हम लोग अपना करंट अकाउंट इस तरह से बनाएंगे। पहले वही सब नॉन करंट एसेट करंट एसेट लिख देंगे, टोटल एसेट आ जाएगा बेटा हमारे पास। इक्विटी में आएंगे, कैपिटल लिखेंगे ए और बी का। बेटा कहाँ आ जाएंगे? इक्विटी में आ जाएंगे। जब इक्विटी में आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो बेटा आपके पास यहाँ आपके पास ये कैपिटल लिख दिया इन्होंने। फिर करंट अकाउंट की हेडिंग डालेंगे बेटा, और करंट अकाउंट की हेडिंग डालने के बाद ए का नाम लिखेंगे, बी का नाम लिखेंगे, इनके ब्रॉड डाउन लिख देंगे। जिसका क्रेडिट पर आ रहा था पॉजिटिव में लिखेंगे, जिसका नेगेटिव में आ रहा था उसका डेबिट पर आ रहा था उसका नेगेटिव में लिख देंगे। फिर हमारे पास जो सारी चीज़ें क्रेडिट पर आती थी उसको ऐड कर देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो सब हम डेबिट पे लिखते थे उसको माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस। समझिए वो करंट अकाउंट जो वहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना रहे थे अकाउंट की फॉर्मेट में, उसको यहाँ पर हमने वर्टिकल फॉर्मेट में बना दिया। जब पूरा बैलेंस करेंगे तो एट दी एंड सी डी आ रहेगा। एक पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। दोनों को एडजस्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में बेटा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आपके पास बेटा एट दी एंड क्या आ जाएगा? आपके पास यहाँ पर ये वाली बैलेंस आ जाएगा। अब वही बैंक लोन लिख लेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में अदर पेबल्स, ट्रेड पेबल्स वगैरह लिख के सब ऐड कर लेंगे तो ये टोटल एसेट के बराबर हो जाएगा। सिर्फ ये वाली रिक्वायरमेंट कब करेंगे? ये वाली रिक्वायरमेंट जब करेंगे जब एग्जामिनर ने करंट अकाउंट बनाने को नहीं बोला हुआ, या ये बोला हुआ है कि करंट अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू पास्ट पेपर क्वेश्चन, जिसमें हम पहला सवाल ऐसा ही करेंगे जिसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर करंट अकाउंट को बनाना होगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।